दोस्तों, मैं तरुण आपका स्वागत करता हूं अपने नए यूट्यूब चैनल में, जहां मैं आपको कक्षा 6 की एनसीईआरटी किताब हमारा अतीत एक का पहला अध्याय लेकर आया हूं। इस वीडियो में हम इस अध्याय को सरल भाषा में समझेंगे ताकि आपको और मुझे पढ़ाई में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला अध्याय क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो अब इसको देखते हैं। यह आपके सामने आ चुका है। पहला अध्याय क्या, कब, कहाँ और कैसे। रसीदा का सवाल। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सूखी पर पड़ी। 100 साल पहले वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। तो दोस्तों, ये रसीदा का सवाल है और वो बैठी बैठी अखबार पढ़ रही है और उसकी अचानक निगाह पड़ती है सुर्खी पर। तो उसके मन में यह सवाल आता है। तो चलिए आगे देखें। कैसे पता लगाएं? यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था। तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था, यह कैसे जाना जा सकता है? अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। लोग कहाँ रहते थे? कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रहते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट शिकार भी करते थे। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और पृथर पहाड़ियों का पता लगाओ। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं का पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र में जहाँ कृषि का विकास हुआ। जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया, वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। तो ये मानचित्र है और इसमें आप देख सकते हो गाइस, इसमें काबुल नदी, झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, सतलज नदी, ये बाकी सारी नदियां हैं। ये मैं तुम्हें मार्क करके दिखा देता हूँ। ये देखो, ये गलत हो गया यहाँ पे। ये देखो गाइस, ये सारी ये रही झेलम नदी, रावी नदी, सतलज नदी, नदी सुलेमान नदी, ब्यास नदी, ये सारी नदी आप देख सकते हो जितनी नीली नीली है। ब्रह्मपुत्र, ये गौरी, ये नदी सारी है। तो चलिए वीडियो और आगे देखते हैं क्या है। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। गंगा तथा इसकी सहायक नदी। सोन का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में
भी ऐसे राज्यों की स्थापना की थी। लोगों ने सदैव महाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के किनारे समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग गांव की तलाश में तो कभी प्रकृति आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों में पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावत की यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अक्सर अवसर मिला। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? एक बार फिर से मानचित्र एक को देखो। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस महाद्वीप की प्रकृति सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। महाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी संस्कृति परंपराओं को समृद्धि समृद्धि किया। कई सौ वर्ष से लोग पत्थर को तराशने लग संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। देश के नाम। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडिस से निकलता है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। हमें एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस तथा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। अतीत के बारे में कैसे जानें? अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पुंडुलिपि कही जाती है। अंग्रेजी में पुंडुलिपि पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाले मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द का शब्द मैन्यू, जिसका अर्थ हाथ से निकला है। ये पांडुलिपियां प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भोज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। इतने वर्ष में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध। प्राय ये पांडुलिपियां मंदिरों और बाहर विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्रकृति और तमिल में है। प्रकृति भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते हैं ताकि लोग उन्हें देख सकें।
पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए फिराय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती थीं? इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते थे। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते थे। तो ये उस टाइप के जो भी हैं जो मिलते थे उन्हें खुदाई करने के बाद ये वो हैं, ये ऐसे उनके ऊपर इमारतों पर वो उनकी मोहर लगी हुई है। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने की में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह है जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अतीत एक या अनेक। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के लिए रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक तथा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है, हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तिथियों का मतलब। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगी। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व ईसा से पहले ईसा से पहले ई पू का मतलब है ईसा से पहले के रूप में
जानी जाती हैं। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। इतिहास और तिथियां। अंग्रेज में अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी, हिंदी में ई लिखा पाती हो। यह एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट वर्तमान से पहले है। अब है अन्यत्र। जैसा कि हमने पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। इनमें से कई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था? इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्राय प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीकी देश मिस्र से मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे। ये उस टाइम के चित्र हैं। पीटी ये इस नाम से जाने जाते थे। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेट्टा नाम का एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिला जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों, यूनानी तथा मिस्री लिपि के 2 प्रकारों में है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता था। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों की समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो, यहाँ एल अक्षर के लिए शेर तथा ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हैं। तो आप देख सकते हो, ये ऐसे जो अक्षर थे पहले ऐसे नाम लिखे जाते थे। तो आपकी तो समझ में आ ही नहीं सकते, चित्र बने हैं। एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर इनके लिए प्रयुक्त हुए हैं तो वे आसानी से अन्य अभिलेखों को भी पढ़ सके। तो गाइस, इसके साथ ही अब ये चैप्टर हो चुका है ख़त्म। तो आप इनको अब तुम चैप्टर पढ़ ही लिया है तो अब इनको तो आप कर ही सकते हो। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ दे रखी हैं गाइस। इसमें ये बहुत अच्छी बात है एनसीईआरटी में कि जो भी मेन पॉइंट होते हैं वो ऐसे इसमें बॉक्स में दे देते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ। कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व। गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व। वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व। तो आप देख सकते हो, इन्हें आप कर लेना। तो इसके साथ ही मिलते हैं अगले चैप्टर में। अपना ध्यान रखना और पढ़ाई पे ऐसे ही फोकस रखना।